हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैट्रिक्स नीट यूट्यूब चैनल। नीट 2026 का रिजल्ट आए काफ़ी दिन हो चुके हैं एंड जल्दी काउंसलिंग का फेज स्टार्ट होने वाला है। अगर आप सिलेक्शन की रेस में हैं तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। एमसीसी एंड स्टेट काउंसलिंग के नोटिफिकेशन अभी नहीं आए हैं, जल्दी आने वाले हैं। तो ये बेस्ट टाइम है कि आपको कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स काउंसलिंग में रिक्वायर्ड होते हैं वो आप अभी से रेडी कर लें। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि नीट 2026 एमसीसी ऑल इंडिया एंड स्टेट काउंसलिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं वो। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स काउंसलिंग में रिक्वायर्ड होते हैं तो उन्हें अभी से आप रेडी करके रख लें। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो नीट 2026 का एप्लीकेशन जब आपने फिल किया था तो एप्लीकेशन फॉर्म एग्जाम कंफर्मेशन पेज एक आपके पास आया होगा, वो आपके पास होना चाहिए। उसका प्रिंट आउट भी आप निकाल के अपने पास रखें। इसके अलावा नीट से रिलेटेड अगर हम बात करें तो नीट 2026 का एडमिट कार्ड। अब आपका डाउट हो सकता है कि कौन सा एडमिट कार्ड, तो नीट 2026 जो रीनीट हुई थी उसका एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए, और पुराना वाला भी अगर आपके पास है तो उसको संभाल के रखें। उसके बाद बात करते हैं नीट 2026 का स्कोर कार्ड। सभी ने डाउनलोड कर भी लिया होगा, और अगर नहीं किया था तो करके अपने पास सेव रख लें। इसको आप अपनी मेल पर भी सेव रखें क्योंकि ये फ्यूचर में भी आपके काम आता है। फिर हम बात करते हैं, तीन चीजें हो गई हैं, नीट एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड, एप्लीकेशन कंफर्मेशन पेज, ये आपके पास होने चाहिए। इनके प्रिंट आउट भी आप अपने पास रखें। इसके अलावा 10th क्लास की मार्कशीट, 10th 11th 12th तीनों की आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए। कहीं कहीं स्टेट्स में जो होता है वो 10th में मार्कशीट के साथ सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करते हैं, तो वो सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। इनकी भी आप यहाँ मेंशन है कि 2 सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज आपके पास होनी चाहिए। अब सेल्फ अटेस्टेड का मीन्स क्या है यहाँ पे, कि उसकी आप जो है उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट का आप जो है फोटोकॉपी निकलवाएंगे एंड उस पे आप जो है वो सिग्नेचर करेंगे। सिग्नेचर करने का मतलब क्या हुआ कि आप ये कंफर्म करते हैं कि जो आप डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं उस काउंसलिंग के अंदर, उसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है वो एकदम सही है और वैलिड है, उसमें किसी भी प्रकार का जो है एरर नहीं है। इसके बाद बात हो गई ये 10th 11th एंड 12th की मार्कशीट की। नेक्स्ट कौन सा डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर्ड होगा, दैट इज माइग्रेशन सर्टिफिकेट एंड टीसी। माइग्रेशन सर्टिफिकेट और टीसी आपको चाहिए होगी, जो कि स्कूल की तरफ से प्रोवाइड की जाती है। अगर आपने 12th क्लास पास की है तो आपको जो है वो अपनी स्कूल में जाके ये डॉक्यूमेंट्स लेने हैं, है ना। एंड अगर आप जो है वो 12th पास पहले ही कर चुके हैं एंड आपने जो है वो बीच में आप ड्रॉपर या रिपीटर रहे हैं, तो ये जो सर्टिफिकेट होंगे ये आपके पास होने चाहिए आप जब 12th पास किए थे। एल्स एक चीज और हो सकती है कि विद 12th के बाद में आपने जो है वो कोई कॉलेज ज्वाइन कर लिया था, तो अगर आपने कोई भी कॉलेज इधर कोई भी कोर्स में अगर आपने कोई कॉलेज ज्वाइन किया था तो वहां से आपके पास जो है वो माइग्रेशन एंड टीसी होनी चाहिए। उसके बाद बात करते हैं गैप सर्टिफिकेट। गैप सर्टिफिकेट सबके लिए नहीं होता है। गैप सर्टिफिकेट उन स्टूडेंट्स के लिए अप्लाई होगा जिन्होंने 12th क्लास के बाद में सेल्फ स्टडी करके या फिर कोचिंग करके जो है वो प्रिपरेशन की हो, तो उनको ये गैप सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होगा। अगर आपका सिलेक्शन 12th के साथ हो रहा है तो आपको गैप सर्टिफिकेट की नीड नहीं है। अगर आपने जो है वो ड्रॉप या रिपीट किया था, अब उसमें आप हो सकता है 1 ईयर या 2 ईयर जो भी आपका जो गैप रहा उसका आपको सर्टिफिकेट जो है वो ये आपके पास होना चाहिए। अब बात आती है कि ये सर्टिफिकेट आपको कहाँ से मिलेगा, तो ये आपको नोटरी कराना है। अब मैं उसका फॉर्मेट क्या होता है गैप सर्टिफिकेट का वो आपको शो कर देता हूँ। तो अब हम देखते हैं गैप सर्टिफिकेट का फॉर्मेट कैसा रहता है। गैप सर्टिफिकेट जो है वो आपको एक एफिडेविट कराना है नोटरी से। ये आपको 100 रुपीज़ की स्टाम्प पे करवाना होता है। जनरली अब यहाँ एक क्वेश्चन आएगा स्टूडेंट्स का कि सर 100 रुपीज़ ही ज़रूरी है क्या, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर आपके स्टेट में 50 रुपीज़ की नोटरी स्टैंप अभी भी मिलता है तो आप उस पर करवा सकते हैं, बट आई विल रिकमेंड कि आप 100 रुपीज़ का स्टैंप ही यूज़ करें। और इस तरह का एक फॉर्मेट होता है गैप सर्टिफिकेट का। इसके अंदर आप देखेंगे कि आई मिस्टर मिसिस, तो यहाँ आपको आपका नेम आ जाएगा। एज तो कौन सी एज आपकी हुई है, रेजिडिंग एट आपका एड्रेस आ जाएगा। अब आप नीचे आके देखेंगे तो इसके अंदर 2 फॉर्मेट दिए गए हैं कि एक ऊपर वाला पार्ट है, फिर और से स्प्लिट करके ये दूसरा वाला पार्ट है। तो अगर आप मान लीजिए आप सेल्फ स्टडी ही कर रहे थे, मान लो 12th के बाद में आपने जो है वो सेल्फ स्टडी या कोचिंग ही की है, तो जो ऊपर वाला पार्ट है उसमें आप ये डिक्लेयर करते हो कि मैंने 12th कर ली थी एंड कौन से मंथ एंड ईयर में करी थी, वहाँ यहाँ आप मेंशन करोगे। एंड उसके बाद में कहाँ से लेके कौन से पीरियड तक जो है आपका गैप रहा है वो आप यहाँ नीचे वाली लाइन में मेंशन करोगे। आई से दैट फ्रॉम दिस पासिंग ईयर टू दिस करंट ईयर
आई हैव ए गैप पीरियड। ओके, अगर आपने कोई कॉलेज ज्वाइन कर लिया था या कोई कोर्स ज्वाइन कर लिया था और उसके बाद में आपने प्रिपरेशन की, तो ये नीचे वाला पार्ट आपके लिए है कि कोई आपने अंडर ग्रेजुएट डिग्री ज्वाइन की थी और उसके बाद अगर आपका गैप है तो वो ये वाला फॉर्मेट होगा। ये जो गैप सर्टिफिकेट है इसका जो फॉर्मेट है ये पीडीएफ फॉर्म में आपको जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। इसके बाद अब फिर से कंटिन्यू करते हैं कि और कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। इसके बाद में जो है आपके पास 10 to 12 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होनी चाहिए, वही फोटोग्राफ होनी चाहिए जो आपने नीट के एप्लीकेशन फॉर्म में यूज की थी, वो सेम फोटोग्राफ आपके पास होनी चाहिए। अब आपके पास कौन कौन से और सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, तो आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। डोमिसाइल का मतलब क्या है, मूल निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं वहाँ का डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर आप स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं ये डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। उसके बाद है वैलिड कास्ट सब कैटेगरी सर्टिफिकेट। अगर आप जनरल में है तो ऐसा कोई कास्ट सर्टिफिकेट आपको नीड नहीं है, लेकिन अगर आप ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसका जो रिजर्वेशन है अगर वो आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आपके पास ये सर्टिफिकेट होना जरूरी है। एससी एसटी की एज सच कोई वैलिडिटी नहीं होती है। और अगर हम बात करें ओबीसी और ईडब्ल्यूएस तो इसमें आप मैं आई विल रिकमेंड, और हर बार यही ऐसा ही होता है, 1 अप्रैल 2026 के बाद का ये बना होना चाहिए। अगर नहीं बना है तो आप इसको अपडेट करवा लें, 1 अप्रैल 2026 के बाद का ही होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कास्ट सर्टिफिकेट के लिए क्या क्या परफॉर्मेंस जो है वो एमसीसी काउंसलिंग की बुकलेट के अंदर आए थे लास्ट ईयर। सबसे पहले हम बात करेंगे एससी एसटी के बच्चों के लिए। तो एससी एसटी का कुछ इस तरह का परफॉर्मा होता है, आप देख रहे होंगे एनेक्सर 3 के अंदर ये मेंशन था लास्ट ईयर। एंड इस तरह का एक कास्ट सर्टिफिकेट उन्होंने मेंशन करवाया था कि दिस इज टू सर्टिफाइड दैट श्री श्रीमती, तो यहाँ आपका नाम आ जाएगा, ऑफ कि कौन सा विलेज आपका जो एड्रेस है वो आ जाएगा, डिस्ट्रिक्ट आ जाएगी, स्टेट आ जाएगा, उसके बाद में आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, शेड्यूल कास्ट एससी से या फिर एसटी से। एंड ये इस तरह का एक फॉर्मेट प्रोवाइड किया गया था। इसमें लास्ट में ये था आपके पेरेंट्स की डिटेल, डेजिग्नेशन, यहाँ पे जो है वो ये इस तरह का एक कास्ट सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए था फॉर एससी एसटी। नेक्स्ट हम देखेंगे ओबीसी एनसीएल के लिए किस तरह का सर्टिफिकेट था। तो सेम ही तरह का सर्टिफिकेट था और इस तरह का एक फॉर्मेट उनके लिए भी था। एंड ईडब्ल्यूएस के लिए कुछ इस तरह का फॉर्मेट था, जहां पे आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ आएगा, है ना, और उसके बाद में जैसे नीचे आप देखोगे तो सर्टिफिकेट नंबर, डेट, यहाँ पे दिस इज टू सर्टिफाई, अगेन यहाँ पे बच्चे स्टूडेंट का नेम आएगा, देन उनका रेजिडेंस आएगा, पोस्ट ऑफिस कौन सा लगता है, डिस्ट्रिक्ट एंड पिन कोड, ये सारी डिटेल्स यहाँ मेंशन की गई होगी और इस तरह का ये आएगा ईडब्ल्यूएस के लिए। तो ये जो पीडीएफ है ये हम अगेन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है मेंशन कर देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड करके ये देख सकते हैं। अब कास्ट सर्टिफिकेट जनरली स्टेट और सेंट्रल का अलग अलग होता है। अगर आप ऑल इंडिया काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आपके पास सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप स्टेट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आपके पास स्टेट का अलग होना चाहिए। जनरली ये अलग अलग बनते हैं एंड जो सेंट्रल लेवल का होता है वो जनरली इंग्लिश में ही होता है। तो आई विल रिकमेंड कि इंग्लिश वाला ही आप बनवाएं, और स्टेट लेवल पे हो सकता है कि वो हिंदी में हो। आइए फिर देखते हैं नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आपको कौन सा रिक्वायर्ड है। उसके बाद में जो नेक्स्ट सर्टिफिकेट है वो है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो ये सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इसके अंदर भी अलग अलग डिसेबिलिटी के लिए जो है वो परसेंटेज क्राइटेरिया दिया गया है, वो भी उसकी भी पीडीएफ हम जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर देंगे, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा इसका जो पीएच सर्टिफिकेट होता है, ये पीएच सर्टिफिकेट आपको कहाँ से बनवाना है तो वो यहाँ मेंशन किया गया है कि मेडिकल बोर्ड ऑफ यूजी एडमिशन से आपको करवाना है। जैसे अलग अलग सेंटर्स मेंशनड होते हैं, नीट 2026 की काउंसलिंग बुकलेट में भी आएगा, तो ये आपको और बता दिए जाएंगे। जनरली राजस्थान में एसएमएस जयपुर से आप करवा सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आपको आपके, अगर आप 12th से पास आउट हुए हैं तो आपके स्कूल से आपको मिलेगा, स्कूल से आप ले सकते हैं। एल्स ऐसा हो सकता है कि अगर आपने ड्रॉप किया या फिर कुछ भी रीज़न था तो जनरली रिकमेंड ये किया जाता है कि 6 मंथ से ज़्यादा पुराना कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए। तो अगर आपके पास 6 मंथ्स के ड्यूरेशन में ही कैरेक्टर सर्टिफिकेट है तो वो वैलिड है, एल्स नहीं है तो अब आपको क्या करना है, आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट का भी एक फॉर्मेट बता देते हैं।
कि वो आप क्या कर सकते हैं कि आपने स्कूल प्रिंसिपल से भी साइन करा सकते हैं या फिर किसी भी गेजेटेड ऑफिसर से आप साइन करवा के रख सकते हैं, वो वैलिड होगा। तो आइए देखते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट का फॉर्मेट कैसा रहता है। सो कैरेक्टर सर्टिफिकेट में आप ऐसा मेंशन करेंगे कि दिस इज टू सर्टिफाई दैट श्री कुमारी श्रीमती, यहाँ आपका नेम आ जाएगा। उसके बाद सन डॉटर ऑफ, यहाँ आपके पेरेंट का नेम आ जाएगा। इज नोन टू मी, फ्रॉम लास्ट कितने टाइम से वो आपको जानते हैं वो यहाँ मेंशन किया जा सकता है। एंड टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज ही शी बियर्स ए गुड मॉरल कैरेक्टर, इसमें वो जस्टिफाई कर रहे हैं कि आपका जो कैरेक्टर है वो एक अच्छा कैरेक्टर है, गुड मॉरल कैरेक्टर है। दिस सर्टिफिकेट इज बीइंग गिवन टू हिम और हर फॉर द पर्पज ऑफ, अब आप एमबीबीएस में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो उस पर्पज के लिए तो यहाँ पर्पज लिख सकते हैं। इसके अलावा जो है वो सिग्नेचर भी डेट यहाँ आएगा और नेम ऑफ इशूइंग अथॉरिटी यहाँ पे आएंगे और उनकी एक ऑफिशियल सील भी उस पर होनी चाहिए। अगर आप स्कूल से करवा रहे हैं तो स्कूल की सील, किसी गेजेटेड ऑफिसर या गवर्नमेंट ऑफिसर से करवा रहे हैं जैसे कि किसी डॉक्टर से, तो उनकी सील यहाँ होनी चाहिए विथ सिग्नेचर डेट एंड टाइम। ठीक है, तो ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट की बात होगी। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। तो आपके पास जो है एक वैलिड फोटो आईडी प्रूफ जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये आपके पास होना चाहिए। ये जनरली जो है वो काउंसलिंग के ड्यूरिंग भी चाहिए होता है और आप जब कॉलेज में जाएंगे तो वहाँ भी आपके पास होना चाहिए। उसके बाद वार्ड ऑफ आईपी सर्टिफिकेट, ये किसके लिए वैलिड है? तो अगर आप ईएसआईसी कोटा से काउंसलिंग करवाने वाले हैं तो वार्ड ऑफ आईपी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। हमने एक पहले भी वीडियो बनाई थी जब वार्ड ऑफ आईपी सर्टिफिकेट के एप्लीकेशन ओपन हुए थे। अगर आपने वहाँ सर्टिफिकेट डाउनलोड नहीं किया था तो आप फिर से डाउनलोड कर लीजिए, उसमें आपके नीट के ओल्ड रोल नंबर एंड न्यू रोल नंबर दोनों मेंशन कर दिए गए हैं। तो अगर आप ईएसआईसी कोटा से काउंसलिंग करा रहे हैं तो वार्ड ऑफ आईपी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ जो आप पॉइंट नंबर 15 देख रहे हो दैट इज रिलीविंग लेटर। अब रिलीविंग लेटर ऐसा नहीं है कि 12th वाले बच्चों को भी चाहिए होगा, 12th वाले स्टूडेंट्स को ये नहीं चाहिए होता है। अगर आपने कोई कॉलेज या कोई कोर्स ज्वाइन कर लिया था ड्यूरिंग द नीट प्रिपरेशन, अगर आपने कोई कोर्स ज्वाइन किया था तो फिर आपके पास जो है उस कॉलेज का रिलीविंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। वहाँ से टीसी, माइग्रेशन एंड सारे डॉक्यूमेंट्स वहीं के होने चाहिए। उसके बाद में पेरेंट्स की इनकम सर्टिफिकेट, ये जनरली जो होती है वो स्टेट काउंसलिंग में ही चाहिए होती है, ऑल इंडिया काउंसलिंग में रिक्वायर्ड नहीं होती है। आइदर किसी किसी कॉलेजेस में ही मांगी जाती है, ऐसा नहीं है कि हर एक कॉलेज में मांगी जाती है। कुछ पर्टिकुलर कॉलेज आपसे ये इनकम सर्टिफिकेट का प्रूफ मांग सकते हैं। एंड इनकम सर्टिफिकेट भी कौन सी, अगर आपके पेरेंट्स आईटीआर फिल करते हैं तो जो आईटीआर के बाद में जो कंफर्मेशन आता है दैट इज़ आल्सो वैलिड। अगर आपके आईटीआर नहीं फिल करते हैं तो फिर जो है कोर्ट से 4 पेज का एक इनकम सर्टिफिकेट का फॉर्मेट होता है वो आप बनवा लें। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो नीचे मेंशन किए गए हैं वो भी देख लेते हैं। तो इसमें पहला जो पॉइंट है वो ये बताता है कि आपके पास जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी कॉपीज़ होनी चाहिए, एटलीस्ट 4 to 5 फोटोकॉपीज़ आप रखें, क्योंकि जो ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं जब आपको कॉलेज अलॉट होगा वहाँ पे सबमिट हो जाते हैं, तो आपके पास फोटोकॉपीज़ होनी चाहिए। अगर आप फोटोकॉपीज़ नहीं रखेंगे तो फिर आगे आपको पैनिक करना पड़ सकता है। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स एंड वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू।